हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अकाउंटेंसी के चैप्टर 1.1 की मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे जो आप लोगों की इंटर परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आज की इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिससे आपके दोस्तों को भी फायदे हो सके। और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे हमारी हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उन वीडियोज को सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब चैनल नेम इंटर फ्री क्लास। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे जो कि 12th अकाउंटेंसी के न्यू पैटर्न 2023 पर आधारित है आज की ये वीडियो। और अध्याय यानी चैप्टर 1.1 गैर लाभकारी संगठनों या गैर व्यापारिक संस्थाओं का लेखांकन। यदि आप लोग 50 में 50 मार्क्स चाहते हैं आपके फाइनल के एग्जाम में तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और आज की इस वीडियो का फर्स्ट यानी पहला क्वेश्चन, पुराने अखबारों की बिक्री है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इज। पुराने अखबारों की बिक्री है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इज। तो एक का जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा आयगत प्राप्ति यानी रेवेन्यू रिसिप्ट। पुराने अखबारों की बिक्री है, आयगत प्राप्ति रेवेन्यू रिसिप्ट। तो एक का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोगों को बी नंबर में टिक कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि पूरा क्वेश्चन आ जाए। यहाँ पे सेकंड यानी दूसरा क्वेश्चन, पुरस्कार कोष से संबंधित आय एवं व्यय को दिखाया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंसेज रिलेटेड टू द प्राइज फंड इज शोन इन। यानी पुरस्कार कोष से संबंधित आय एवं व्यय को किस में दिखाया जाता है। तो दो का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आय एवं व्यय खाते में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो आप लोगों को ए नंबर में टिक कर देना है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का तीसरा क्वेश्चन, गैर व्यापारिक संगठनों का आजीवन सदस्यता शुल्क है। गैर व्यापारिक संगठन जो होते हैं उसका आजीवन सदस्यता शुल्क क्या है। लाइफ मेंबरशिप फीस ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज। तो तीन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा पूंजीगत प्राप्ति यानी कैपिटल रिसिप्ट। तो आप लोगों को ए नंबर में टिक कर देना है। और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों का चौथा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वसीयत यानी रिक्त को माना जाना चाहिए। लिगेसी शुड बी ट्रीटेड एज। मतलब कि वसीयत जो होते हैं, लिगेसी जो होते हैं उसको क्या माना जाना चाहिए। तो चार का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पूंजीगत प्राप्ति यानी कैपिटल रिसिप्ट माना जाना चाहिए। तो चार का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। आप लोगों को सी नंबर पे टिक कर देना है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर लूँ ताकि पूरा क्वेश्चन एक ही बार में आ जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, सचिव को मानदेय का भुगतान है। पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम ऑफ सेक्रेटरी इज ट्रीटेड एज। सचिव को जो मानदेय का भुगतान है वो क्या है। तो 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आयगत व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूं ताकि क्लियर दिखे। 6 नंबर क्वेश्चन, विशिष्ट दान है, स्पेसिफिक डोनेशन इज। विशिष्ट दान जो है, स्पेसिफिक डोनेशन जो है वो क्या है। तो 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पूंजीगत प्राप्ति यानी कैपिटल रिसिप्ट है। क्या है तो पूंजीगत प्राप्ति यानी कैपिटल रिसिप्ट है। तो 6 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 7 यानी 7 नंबर क्वेश्चन, आईवीआई खाता में लेखा के लेन देन दर्ज करने के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन ऑफ। यानी आईवीआई खाता में लेखा के लेन देन दर्ज करने के लिए। तो 7 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। तो 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल आयगत प्रकृति रेवेन्यू नेचर ओनली। आईवीआई खाता में लेखा के लेन देन दर्ज करने के लिए केवल आयगत प्रकृति यानी रेवेन्यू नेचर ओनली किसकी जरूरत होगी। तो केवल आयगत प्रकृति की जरूरत होगी, सिर्फ जो रेवेन्यू नेचर की जरूरत होगी। तो 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोगों का देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, बकाया चंदा है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज ए और एन। बकाया चंदा जो है वो क्या है। तो 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संपत्ति यानी एसेट्स हैं। बकाया चंदा जो है वो संपत्ति यानी एसेट होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का 9 नंबर क्वेश्चन, यदि अस्पष्टतया कुछ न दिया हो तो प्रवेश शुल्क को माना जाता है।
एंट्रांस फी अनलेस अदरवाइज स्टार्टेड इज ट्रीटेड एज। यदि स्पष्टतया कुछ न दिया हो तो प्रवेश शुल्क को क्या माना जाता है? तो 9 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आयगत प्राप्ति यानी रेवेन्यू रिसिप्ट माना जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क है। लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड बाय अ क्लब इज। यानी एक क्लब द्वारा प्राप्त जो आजीवन सदस्यता शुल्क है वो क्या है? तो 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पूंजीगत प्राप्ति यानी कैपिटल रिसिप्ट है। क्या है? तो पूंजीगत प्राप्ति यानी कैपिटल रिसिप्ट। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन, पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां दिखाई जाती है। ऑल रिसिप्ट्स ऑफ कैपिटल नेचर आर शोन इन। यानी पूंजीगत प्रकृति की सभी प्राप्तियां दिखाई जाती है। तो 11 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, स्थिति विवरण में यानी बैलेंस शीट में। तो सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 12 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। आयगत प्रकृति की सभी मदें दिखाई जाती है। आयगत प्रकृति जो है उसकी सभी मदें दिखाई जाती है। ऑल आइटम्स ऑफ रेवेन्यू इन नेचर आर शोन इन। तो 12 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, आईबीआई खाता में यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। किसमें? तो आईबीआई खाता में यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो 12 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ए ऑप्शन मिस्टेक से यहाँ पे आ गया है, ठीक है, इस पर ध्यान नहीं देना है। तो ऑप्शन ए यानी आईबीआई खाता में। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा अलाभकारी संगठन नहीं है? Which of the following is not for profit organization। यानी निम्न में कौन सा अलाभकारी संगठन नहीं है? तो 13 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, साझेदारी फर्म यानी पार्टनरशिप फर्म। क्या होगा? तो साझेदारी फर्म यानी पार्टनरशिप फर्म। तो 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 14 यानी 14 नंबर क्वेश्चन, गैर व्यापारिक संस्थाओं में देयताओं पर परिसंपत्तियों के आधिक्य को कहते हैं। द एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लाइबिलिटीज इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज ट्रीटेड एज। यानी गैर व्यापारिक संस्थाओं में देयताओं पर परिसंपत्तियों के आधिक्य को क्या कहते हैं? तो 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन ये, पूंजी निधि कहते हैं यानी कैपिटल फंड कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पूंजी निधि यानी कैपिटल फंड। तो 14 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 15 यानी 15 नंबर क्वेश्चन, एक क्लब द्वारा प्राप्त अग्रिम चंदे को चिट्ठे के किस पक्ष में दिखाया जाता है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बाय अ क्लब आर शोन ऑन व्हिच साइड ऑफ द बैलेंस शीट। यानी एक क्लब द्वारा प्राप्त अग्रिम चंदे को चिट्ठे के किस पक्ष में यानी किस साइड में दिखाया जाता है? तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दायित्व पक्ष में यानी लायबिलिटीज साइड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 16 यानी 16 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन आय नहीं है? Which of the following is not an income। यानी निम्न में से कौन जो है वो आय नहीं है? तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एंडोमेंट निधि यानी एंडोमेंट फंड। यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 17 यानी 17 नंबर क्वेश्चन, आईबीआई खाते में शामिल होते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इंक्लूड्स। यानी आईबीआई खाते में क्या शामिल होते हैं? तो 17 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आयगत मदे यानी रेवेन्यू आइटम्स। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, गैर व्यापारिक संस्थान में अधिकांश लेन देन होते हैं। मोस्ट ट्रांजेक्शन इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न आर। यानी गैर व्यापारिक संस्थान में अधिकांश लेन देन होते हैं। तो 18 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, नगद एवं उधार दोनों, बोथ कैश एंड क्रेडिट। यानी क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों का 19 नंबर क्वेश्चन, लाभ ना कमाने वाली संस्था का मुख्य उद्देश्य होता है। जो संस्थाएं लाभ यानी प्रॉफिट नहीं कमाना चाहती है उसका मुख्य उद्देश्य यानी मेन रीजन क्या होता है? मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज। तो 19 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, समाज की सेवा करना, टू सर्व द सोसाइटी। लाभ ना कमाने वाली संस्था का मुख्य उद्देश्य समाज की सेवा करना होता है। तो 19 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 20 यानी 20 नंबर क्वेश्चन,
एक संस्था द्वारा प्राप्त चंदा है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन इज, यानी एक संस्था द्वारा प्राप्त जो चंदा है वो क्या है। तो 20 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आयगत प्राप्ति यानी रेवेन्यू रिसिप्ट है। एक संस्था द्वारा प्राप्त चंदा जो है वो आयगत प्राप्ति है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो 20 का सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों का 21 नंबर क्वेश्चन, एक क्लब द्वारा प्राप्त प्रवेश शुल्क को माना जाता है। एंट्रांस फी रिसीव्ड बाय अ क्लब इज ट्रीटेड एज, यानी एक क्लब द्वारा प्राप्त प्रवेश शुल्क को क्या माना जाता है। तो 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आयगत प्राप्ति यानी रेवेन्यू रिसिप्ट माना जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, प्राप्ति एवं भुगतान खाता का सारांश है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज ए समरी ऑफ, यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाता का सारांश क्या है। तो 22 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रोकड़ बही यानी कैश बुक। कैश बुक जो होता है वह प्राप्ति एवं भुगतान खाता का सारांश होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूं ताकि पूरा दिखाई दे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है। यहाँ पे देख सकते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, वर्ष के दौरान प्राप्त चंदा 50,000, वर्ष के अंत में अदत्त चंदा 8,000, वर्ष के प्रारंभ में अदत्त चंदा 6,000, चंदों से प्राप्त शुद्ध आय कितनी होगी। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 50,000, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 8,000, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 6,000, नेट इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन विल बी। तो 23 का सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 52,000 यानी 52,000। 23 का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 24 यानी 24 नंबर क्वेश्चन, वर्ष के दौरान प्राप्त चंदा 1,80,000, वर्ष के अंत में अदत्त चंदा 20,000, वर्ष के अंत में प्राप्त अग्रिम चंदा 10,000, आय तथा व्यय खाते में क्रेडिट किए जाने वाले चंदे की राशि कितनी होगी। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 1,80,000, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 20,000, subscription received in the advance at the end of the year 10,000, the amount of subscription to be credited to income and expenditure account will be। तो इस 24 का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1,90,000 यानी 1,90,000। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन, यदि विशिष्ट कोष संधारित होता है और यदि व्यय राशि विशिष्ट कोष की कुल राशि से अधिक हो तो शेष व्ययों को लिखा जाना चाहिए। इन केस स्पेसिफिक फंड इज मेंटेन्ड, द एक्सपेंसेस एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ द फंड शुड बी रिकॉर्डेड ऑन। तो 25 यानी 25 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, आईवीआई खाते के डेबिट पक्ष में डेबिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो 25 का सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोगों का 26 नंबर क्वेश्चन नंबर 26 यानी 26, उपभोगजन्य मदों की बिक्री से सभी प्राप्तियों को माना जाता है। ऑल रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स आर ट्रीटेड एज। तो 26 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आयगत प्राप्तियां यानी रेवेन्यू रिसिप्ट। क्या होगा, तो आयगत प्राप्तियां यानी रेवेन्यू रिसिप्ट। तो 26 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 27 नंबर क्वेश्चन, वर्ष के दौरान प्राप्त चंदे की राशि 500 है, अगले वर्ष के लिए अग्रिम प्राप्त राशि 300 है, चालू वर्ष के लिए अदत्त राशि 400 है, अदत्त व्यय खाते में चंदे के लिए क्रेडिट की जाने वाली राशि है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश ड्यूरिंग द ईयर 5,000, सॉरी यहाँ पे एक और जीरो होगा, ठीक है ना, 5,000। अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर इज 300, अमाउंट आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर वाज 400, द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज। तो 27 यानी 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 51,000 यानी 5100, ठीक है, यानी 5,100 रुपये। 5,100 यानी 5,100 रुपये। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का 28 नंबर क्वेश्चन, यदि आय 16,000 यानी 16,000 है और पूंजी कोष में डेबिट की गई कमी 4300 है तो व्यय है। इफ इनकम इज 16,000 एंड डेफिसिट डेबिटेड टू कैपिटल फंड इज 403,000, सॉरी
4,300 देन एक्सपेंडिचर इज। तो 28 का सही आंसर क्या होगा? तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 20,300, 20,300 यानी 20,300 रुपये होगा। तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, आय व व्यय खाता का शेष डैश दर्शाता है। बैलेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज, यानी आय व व्यय खाता का शेष जो होता है ना वो क्या दर्शाता है? तो 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अधिक या घाटा, सरप्लस और डिफिसिट को दर्शाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि फुल दिखे। तो 30 नंबर क्वेश्चन, मृत व्यक्ति की वसीयत से प्राप्त संपत्ति को कहा जाता है। प्रॉपर्टी रिसीव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द विल ऑफ द डिसीज्ड पर्सन इज कॉल्ड। ठीक है ना, यानी मृत व्यक्ति की वसीयत से प्राप्त संपत्ति को क्या कहा जाता है? तो 30 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रिक्त यानी लेगेसी कहा जाता है। याद रखिएगा कि मृत व्यक्ति की वसीयत से प्राप्त जो संपत्ति होते हैं उसे रिक्त यानी लेगेसी कहा जाता है, वसीयत कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन, वसीयत को मानना चाहिए। लीगेसीज शुड बी ट्रीटेड एज, यानी वसीयत जो है उसको क्या मानना चाहिए? तो 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दायित्व यानी लायबिलिटी मानना चाहिए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का 32 नंबर क्वेश्चन, एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाया जाता है। लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड बाय क्लब इज शोन इन, यानी एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क जो है उसको किस में दिखाया जाता है? तो 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्थिक चिट्ठा में यानी बैलेंस शीट में दर्शाया जाता है। आर्थिक चिट्ठा में दिखाया जाता है यानी बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। तो 32 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन, एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय का भुगतान होता है। फॉर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑनरेरियम इज, यानी एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय का जो भुगतान होता है वो क्या होता है? तो 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आयगत व्यय यानी ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या होता है? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, आयगत खर्च होता है, आयगत व्यय होता है। तो 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों का 34 नंबर क्वेश्चन, प्राप्ति और भुगतान खाता है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज अ, प्राप्ति और भुगतान खाता है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज अ। तो 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वास्तविक खाता यानी रियल अकाउंट होगा। क्या होगा? तो वास्तविक खाता होगा यानी रियल अकाउंट होगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, आईवीआई खाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ, आईवीआई खाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ। तो 35 का जो सही आंसर है वो क्या होगा? तो ऑप्शन सी होगा, नाममात्र खाता यानी नॉमिनल अकाउंट। आईवीआई खाता है, नाममात्र खाता यानी नॉमिनल अकाउंट। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन लाभ ना कमाने वाले संस्थान नहीं है? Which of the following is not a not for profit organization? निम्न में से कौन लाभ ना कमाने वाली संस्था नहीं है? तो 36 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मारुति उद्योग, यानी मारुति उद्योग हो जाएगा सही आंसर, यानी सी नंबर इसका राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन, आईवीआई खाता बनाया जाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, यानी आईवीआई खाता जो है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? तो 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लाभ ना कमाने वाले संस्थान द्वारा, बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन, प्राप्ति एवं भुगतान खाता सामान्यतया दर्शाता है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट यूजुअली इंडिकेट्स, यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाता जो है वो सामान्यतः क्या दर्शाता है? तो 38 का सही आंसर क्या होगा? तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेबिट शेष यानी डेबिट बैलेंस को दर्शाता है। तो सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, आय तथा व्यय खाता दिखाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली इंडिकेट्स, यानी आय तथा व्यय खाता जो है वो क्या दिखाता है? आय तथा व्यय खाता दिखाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली इंडिकेट्स। तो 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अधिक यानी सरप्लस को दिखाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का 40 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त दान दिखाई जाएगी।
डोनेशन रिसीव्ड फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव विल बी शॉन इन, यानी विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त दान दिखाई जाएगी। तो 40 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में ऑन लायबिलिटीज साइड ऑफ बैलेंस शीट, यानी चिट्ठे के दायित्व पक्ष में। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, गैर व्यापारिक संस्थाओं में देयताओं पर परिसंपत्तियों के आधिक्य को कहते हैं। द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इन ट्रीटेड एज, यानी गैर व्यापारिक संस्थाओं में देयताओं पर परिसंपत्तियों के आधिक्य को क्या कहते हैं। तो 41 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, पूंजी निधि यानी कैपिटल फंड कहते हैं। क्या कहते हैं, तो पूंजी निधि यानी कैपिटल फंड कहते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 42 नंबर क्वेश्चन नंबर 42, गैर व्यापारिक संस्थाओं में व्यय पर आय की अधिकता को कहा जाता है। इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड, यानी एक गैर व्यापारिक संस्थाओं में व्यय पर आय की अधिकता को क्या कहा जाता है। तो 42 का जो सही आंसर है ना वो ऑप्शन बी हो जाएगा, अधिशेष यानी सरप्लस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो सरप्लस यानी अधिशेष। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का 43 नंबर क्वेश्चन, लाभ ना कमाने वाली संस्थाओं में व्यय की आय पर अधिकता को कहा जाता है। इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज कॉल्ड। तो 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कमी या घाटा यानी डेफिसिट होगा। तो सही आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का यहाँ पे देख सकते हैं 44 यानी 44 नंबर क्वेश्चन है ना, विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त किया चंदा, डोनेशन रिसीव्ड फॉर ए स्पेशल पर्पस, यानी विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त किया चंदा। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक अलग खाते में क्रेडिट करके इसे स्थिति विवरण में दिखाना चाहिए। शुड बी क्रेडिटेड टू सेपरेट अकाउंट एंड शोन इन द बैलेंस शीट, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों का 45 यानी 45 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मद प्राप्ति एवं भुगतान खाते में जाएगी। आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विच वन इज शोन इन द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, यानी निम्न में से कौन सी मद जो है वो प्राप्ति एवं भुगतान खाते में जाएगी। तो 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आजीवन सदस्यता शुल्क, लाइफ मेंबरशिप फीस, यानी सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, पूंजी कोष कैपिटल फंड इक्वल टू, यानी कैपिटल फंड बराबर क्या होता है, पूंजी कोष बराबर क्या होता है। तो 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संपत्ति माइनस दायित्व, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। याद रखिएगा, पूंजी कोष बराबर संपत्ति माइनस दायित्व, कैपिटल फंड बराबर एसेट्स माइनस लायबिलिटी, यानी सही आंसर जो होगा ना वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट हम लोगों का 47 नंबर क्वेश्चन, चालू वर्ष के दौरान अग्रिम प्राप्त चंदे हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर इन ए और एन, यानी चालू वर्ष के दौरान अग्रिम प्राप्त चंदे हैं। तो 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दायित्व यानी लायबिलिटी। तो आप लोगों को सी नंबर में टिक कर देना है। नेक्स्ट हम लोगों का देखिए यहाँ पे 48 यानी 48 नंबर क्वेश्चन, गैर व्यापारिक संस्थाओं के अधिकांश लेन देन होते हैं। मोस्ट ट्रांजेक्शन इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न आर, यानी गैर व्यापारिक संस्थाओं के अधिकांश लेन देन जो होते हैं वो किस में होते हैं। तो 48 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नगद यानी कैश में होते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोगों ने अकाउंटेंसी के चैप्टर 1.1 यानी अध्याय 1.1 जो है उसके 48 यानी 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुका हूं। तो इस 48 यानी 48 में से आपको कितने का आंसर याद था आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे। और यदि आप कॉमर्स ले रखे हैं और आपकी एग्जाम 2023 में होने वाली है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि पिछले 6 वर्ष से मैं लगातार पढ़ा रहा हूं और रिजल्ट जो है वो 431 प्लस रहा है। कभी कभी जो है 85, कभी 81, 83 इस टाइप से रहा है, यानी 400 प्लस हमेशा रहा है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपको भी 400 प्लस मार्क्स आए कम से कम, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उन वीडियोज को सबसे पहले देख पाएं। तो आज की इस वीडियो में ही तक, मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।